अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? आज मैंने अपना इंट्रोडक्शन का मेथड चेंज किया है अपने दोस्त से कहने पे। वो मुझे कह रहा था कि भाई मेहरबानी होगी कभी तो अपना इंट्रोडक्शन का मेथड चेंज कर दिया करो। तो आज मैंने उसे कहने पे अपना मेथड चेंज करने की कोशिश कर रहा था और पता नहीं मेरी कोशिश कामयाब हुई है या नाकाम। चलते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ ग्रेजुएट्स स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। आप इसके अंदर बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर लॉ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से करना चाहते हैं या बाहर से करना चाहते हैं, तो ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि लॉयर्स की कम्युनिटी क्यों एक हमारे पाकिस्तान के हिस्से के लिए सबसे एक अदलिया का एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरा जो इनका मकसद था कि अगस्त 2016 के अंदर एक डेडली ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर काफी सारे जो सीनियर लॉयर्स थे वो शहीद हो गए थे। तो तो हम उनके एजाज में स्कॉलरशिप दे रहे हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को। और जो कंसेप्ट है वो हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज वाले यानी कि HEC वाले इसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को कि वो लॉ की तालीम हासिल करें, LLB और LLM कर सकें। ये जो स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट हुई है ये 5 साल LLB और उसके बाद 2 साल LLM, और आप इसी तरह 2 साल LLM बाहर से कर सकते हैं और इसी तरह आप फॉरेन मतलब के बाहर से PhD 3 साल कर सकते हैं। अब मतलब क्या है, सिंपल अल्फाजों में समझाना बहुत जरूरी है, ऊपर से गुजर गई होगी आपके बात कि आप पाकिस्तान से LLB कर सकते हैं, या अगर आप LLB पहले कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो ऑलरेडी LLB या LLM पाकिस्तान में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक सेमेस्टर गुजर चुका है, दूसरे सेमेस्टर में है, तो आपको प्रीवियस सेमेस्टर में स्कॉलरशिप जो प्रीवियस गुजर गया उसकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं उनमें आपको स्कॉलरशिप अवेल होगी। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च 2021 की है। और अब इसके चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज हो, अगर आप LLB में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। LLM में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और PhD में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से करेंगे, कर सकते हैं। और अगर आप LLM करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, और PhD आप सिर्फ बाहर से कर सकते हैं। फॉर द LLB, LLM एंड PhD स्कॉलरशिप कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर ये HSSC लिखा हुआ है या इक्विवेलेंट का वर्ड यूज हुआ है। HSSC को कहते हैं जो आपने प्री मेडिकल की हुई हो, FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई हो आपने, या आपने कोई और डिग्री की हुई हो जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिहाज से होती है। और जो इक्विवेलेंट कहते हैं A लेवल को, इसका जो इक्विवेलेंट होता है तो वो आपके पास जरूरी होना चाहिए। मतलब कि LLB के लिए और LLM के लिए आपका LLB होना चाहिए और PhD के लिए आपका LLM जरूरी है। इसी तरह अगर आप LLB कर रहे हैं तो आपकी 12 साल डिग्री जो है वो 50% मार्क्स से मतलब के साथ क्लियर होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप LLM और PhD कर रहे हैं तो आपका LLB और LLM के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर की डिग्री के अंदर। और अगर आप CGPA देखें तो 2.5 CGPA कहते हैं, 2.5 CGPA या इससे अबव होने चाहिए। और उसके बाद आपका होगा एक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट होगा, घबराना नहीं है। वैसे हमारे वजीर आजम भी कहते हैं घबराना नहीं है। तो एक 50% आपको मार्क्स उसमें अचीव करने हैं। टेस्ट आसान होता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है तो मैं उसकी भी आपको बता दूंगा। मोस्टली जो सवाल होते हैं वो करंट अफेयर के होते हैं, तो उसके लिए आपने तैयारी कहाँ से करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी है एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड एकेडमिकल क्वालिफिकेशंस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ये आपकी लाजमी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सेकंड ईयर जो है वो जो 18 मार्च से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप अगर सवाल पूछेंगे क्या हम उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर मतलब कि हमारा रिजल्ट अवेटिंग है, हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही मौजरत के साथ आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ। तो इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आया हुआ है। आगे है इसकी टर्म्स और कंडीशन। टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेस ऑफ टेस्ट एंड एकेडमिकल स्कोर्स। मतलब कि आपका जो एकेडमिकल स्कोर है और जो टेस्ट है वो आपके टेस्ट की बेस पे मेरिट बेस होगा। ये मेरिट बेस स्कॉलरशिप है। उसके बाद 15 to 20% स्कॉलरशिप जो है वो कोटा बेस पे है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फैमिलीज जो है वो 8
अगस्त 2016 को शहीद हो गई थी, उनके लिए 15 से 20% कोटा उनके लिए है। अगर कोई कोटा मतलब कि उन विक्टिम फैमिलीज में कोई अप्लाई नहीं करता तो स्कॉलरशिप जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एप्लीकेंट मस्ट मीट द HEC एंड द यूनिवर्सिटी एलिजिबल क्राइटेरिया, मतलब कि जो एलिजिबल क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ वो मस्ट मीट करता हो, उसके अलावा आपने मतलब के अप्लाई नहीं कर सकते। Applicant will only be awarded to the students studying seeking admission in the HEC recognized public sector school, university। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मतलब क्या है, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आप सिर्फ स्टूडेंट उनको यूनिवर्सिटी यानी कि अवार्ड दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी जो HEC के रिकॉग्नाइज्ड में जाकर पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, या अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो वो W कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। और अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि W कैटेगरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। उसके बाद है कि फॉरेन अकेडमीज एप्लीकेंट जो है टू प्रोवाइड द एडमिशन लेटर। हाँ, अब ये बात तो आ गई कि आपने LLM के लिए फॉरेन अप्लाई करना है या PhD के लिए बाहर अप्लाई करना है, तो एक चीज जो होती है एक्सेप्टेंस लेटर आपने लेना है, जिसे एडमिशन लेटर या प्लेसमेंट लेटर या कंडीशनल लेटर का नाम भी दिया जाता है, जो कि टॉप 500 QS रैंकिंग में आनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ये आपने उन्हें ईमेल लिखनी पड़ती है, आपको ईमेल लिखकर आपको उनसे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, प्लेसमेंट लेटर के लिए, एडमिशन लेटर के लिए आपने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया जाए। उसके बाद मेरिट लिस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा प्रोवाइड बाय द एप्लीकेंट, मतलब कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तभी आपको उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर कोई आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी, कोई एरर हो जाएगी, तो स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इफ द एप्लीकेंट हैज ऑलरेडी एम्प्लॉयड, अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं एडवोकेट के लिए, जज के लिए, या किसी लॉ फैकल्टी मेंबर्स के लिए, या सॉरी मैंने थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मैं अड़ गया हूँ, तो अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आप लॉ से रिलेटेड कर रहे हैं, अगर आप आपकी जॉब है तो अप्लाई कर सकते हैं, तब आप अवेलेबल है, आपकी जॉब पे कोई असर नहीं होगा। आप जॉब रिज्यूम भी कर सकते हैं एप्लीकेशन अपने ये इस स्कॉलरशिप के बाद। और हाँ, बस एक छोटी सी इनकी शर्त है कि आपके पास NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लॉ के हैं और टीचिंग कर रहे हैं, तो इस टीचिंग का लॉ से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ओनली दोज एप्लीकेशन हु मेट द एलिजिबल क्राइटेरिया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मीट होना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, उसको आपने मीट लाजमी करना है। और HEC के पास ये राइट है कि अगर वो किसी की भी यानी कि अगर सीट कैंसिल कर दे या पोस्टपोन कर दे, तो इस पर आपका कोई हक नहीं बनता, आप कोई वो केस वगैरह नहीं करवा सकते हैं। अब तरीका है कि इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई करना है, जो पोर्टल है ये आपके पास सामने है, ये आपको मैं इसका URL प्रोवाइड कर दूंगा। ये लॉगिन करना है यहाँ पर, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ पहले, तो आपने यहाँ पर आके पहले खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने का तरीका खुद सबसे आसान है कि आपने नेशनैलिटी बतानी है, साझा पाकिस्तान है, अपना CNIC लिखना है, यहाँ पे अपना रीजन लिखना है कि कौन से रीजन से है, फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब से हूँ, पासवर्ड बताना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, अपना फोन नंबर बताना है, और फोन नंबर यहाँ पर अपना कोड लिखना है, यहाँ फोन नंबर बताना है, और कोड आपको आ जाएगा। आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर करके खुद को लॉगिन कर लेना है, और आपने अप्लाई करना है। अब आपने क्या करना है, आपका काम क्या है, आपने जाना है बैंक अल हबीब, सॉरी नॉट बैंक अल हबीब, बैंक HBL विच इज आल्सो नोन एज हबीब बैंक लिमिटेड। आपने बैंक अल हबीब नहीं, बैंक हबीब, दोनों बैंक ब्रांचेस अलग अलग है, जरा ख्याल कीजिएगा। बैंक अल हबीब और बैंक है, बैंक हबीब जो है वो और बैंक है। आपने हबीब बैंक लिमिटेड में जाकर, ये आपके पास है इनका अकाउंट नंबर, यहाँ पर जाकर 500 का चालान पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऐसी एप्लीकेशंस जो कि मतलब कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, कोई हार्ड कॉपीज आपने नहीं भेजनी। अगर चलान की जो आपके पास चलान होगा 500 का, इसका हार्ड कॉपी अपने पास संभाल के रखनी है, वो किसी भी स्टेज पर आपसे मांग सकते हैं। अब जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो क्या करेंगे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल लोकल LLB कर रहे हैं, जो लोकली LLB होगी उसके लिए आपको 1,80,000 पर साल पर एनुअल दिया जाएगा, और पर मंथ आपको 10,000 दिया जाएगा, और आपको एक साल में पर ईयर मतलब के साल में 2 बार आपको, सॉरी 5 बार, 5 साल में 5 बार आपको, क्योंकि ये 5 इयर्स है, 5 साल में सॉरी एक आपको 5 साल मतलब के हर साल 5 बार जो है आपको 10,000 रुपए दिया जाएगा पर एनुअल के लिहाज से। इसी तरह ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवलिंग भी आपको 30,000 पर एनुअल के लिहाज से दी जाएगी।
और इस तरह हॉस्टल के चार्जेस भी दिए जाएंगे पर मंथ के लिहाज से, जो कि 7,000 के करीब है। बिल्कुल सेम एज इट इज LLM है। अगर आप मतलब कि LLM कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो ये है कि आपको मंथली जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 18,000 दिए जाएंगे। इसके बाद जो फॉरेनर स्कॉलरशिप अगर करेंगे, तो अगर आप बाहर से LLM करते हैं तो 15,000 पर एनुअल आपकी फीस होगी और $1,200, ये डॉलर्स की बात हो रही है, यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही, $1,200 आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपको एक बार $100 दिए जाएंगे बुक्स के लिए, और आपको आने जाने की टिकट के लिए 1,00,000 रुपए की बात हुई है, डॉलर्स की बात नहीं हुई। 1,00,000 रुपए जाने के और 1,00,000 रुपए आने के आपको दिए जाएंगे। इस तरह अगर आप PhD कर रहे हैं, आपको $15,000 दिए जाएंगे पर एनुअल के लिहाज से, और $1,250 दिए जाएंगे पर मंथ के लिहाज से। $300 आपको दिए जाएंगे एक बार, और इसी तरह आपको 1,00,000 आने का और 1,00,000 जाने का आपको कहने की टिकट दी जाएगी। अब वो सवाल हैं जो मोस्टली पूछे जाएंगे, जिसका आपको होगा कि सर इन सवालों को काश आप क्लियर कर देते वीडियो के अंदर। तो क्या आपका डोमिसाइल बलूचिस्तान का जरूरी है? तो हाँ, सिर्फ बलूचिस्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसी और सूबे के अप्लाई नहीं कर सकते। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कैन ऑलरेडी एम्प्लॉयड, मतलब कि क्या जो पहले जॉब कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं, बस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपका मैच करता हो। आई हैव डन O लेवल एंड A लेवल, अगर आपने O लेवल और A लेवल किया है, क्या मेरा IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है? जी हाँ, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना है तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद है, इफ द एप्लीकेंट इज ऑलरेडी इनरोल्ड इन द लॉ प्रोग्राम। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप पहले ही बलूचिस्तान ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान में कहीं पे भी LLB कर रहे हैं या LLM कर रहे हैं, तो उसके बाद आप ये पूछेंगे कि क्या मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर चुका था। तो हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको जो प्रीवियस आपको उसकी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, मगर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है, विल द ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट विल बी पेड, जो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस के लिए आपको पेड नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट के लिए आपको पे किया जाएगा। इफ आई हैव डन NTS, अगर मैंने NTS किया हुआ है या कोई और टेस्ट किया हुआ है या कोई भी टेस्ट लिया हुआ है, तो क्या मुझे दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसका अपना टेस्ट होता है जो आपको लाजमी देना पड़ेगा। और आपका इफ आई एम अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, क्या मैंने अभी तक सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, एक दफा कोरोना था तो अभी रिजल्ट ना आया हो, तो आप क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? नो, नहीं, आप इसमें स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। बड़ी मोहब्बत के साथ, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप विदाउट हैविंग द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, क्या मैं स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? फॉरेन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस ये इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके पास, अगर आप फॉरेन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, कंडीशनल लेटर जिसे कहते हैं। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो या वो W कैटेगरी के अंदर आती हो। तो इसका प्रोसेस जो है वो कहाँ पे, यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो हमने हार्ड फॉर्म में सेंड करना है या सॉफ्ट फॉर्म में, तो ये ऑनलाइन है। आपने ये जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे आपने खुद को आके रजिस्टर करना है, यहाँ पर आके आपने खुद को लॉग इन कर लेना है, और ये सारा ऐसे आप ऑनलाइन करना है, और आपने कोई चीज डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजना है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम यही है कि आपने डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है। हाउ मच विल बी द स्कॉलरशिप अमाउंट एंड फंडिंग, ये आपको मैं डिटेल बता चुका हूँ कितनी फंडिंग होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन, जो है LLB का मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल का होता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है LLM का वो 2 साल का होता है। इसी तरह मैक्सिमम फॉरेन का जो होता है वो भी 2 साल का होता है, और इसी तरह मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर दी फॉरेन PhD वो 3 साल की होती है। हाउ कैन आई सबमिट एप्लीकेशन प्रोसेस फीस, वो आपने मैं बता चुका हूँ। आपने बैंक हबीब बैंक HBL में जाना है, ये अकाउंट नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, आपने इस अकाउंट पे 500 का चालान पे करना है। इन विच यूनिवर्सिटी आई कैन गेट एडमिशन फॉर द लोकल LLB एंड LLM, HEC रिकॉग्नाइज्ड हो या W कैटेगरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इन विच यूनिवर्सिटी आई कैन गेट एडमिशन फॉर द लोकल LLB एंड द LLM, सॉरी यहाँ पर इनका ना एक गलती इन्होंने अपनी की है, यहाँ पे लोकल ना आता, यहाँ पे फॉरेन आना चाहिए था। तो फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए आपके पास प्लेसमेंट लेटर, एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर होना जरूरी है, जो कि 500 यूनिवर्सिटी जो QS रैंकिंग में आती हैं। हाउ कैन आई अप्लाई इन मोर देन वन यूनिवर्सिटी, कैन आई अप्लाई इन मोर देन वन यूनिवर्सिटी? हाँ, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मगर जब आप फाइनली डिसाइड कर चुके हैं, आपका स्कॉलरशिप लग चुका होगा, तो आपने एक में एडमिशन लेना होगा। कैन आई टेक एडमिशन इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी? नहीं, आप सिर्फ लॉ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लॉ के अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। शुड आई हैव टू अपेयर इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंट्री टेस्ट? यस, यू शुड, आपको यू हैव टू, यू शुड नहीं, वो तो फिर यू हैव टू, आपको आना ही पड़ेगा।
कैन आई चेंज यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग स्टडी? नहीं, आप नहीं कर सकते। इफ माई स्टडीज एक्सटीड बियॉन्ड द, मतलब कि आपका अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपकी जो किसी खुदा ना खास्ता किसी की वजह से रुक जाती है और आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, आप किसी में फेल हो जाते हैं, तो क्या एचएससी सपोर्ट करेगी? तो नहीं, आपको एचएससी सपोर्ट नहीं करेगी। तब मतलब 2 साल हो गए, जब कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप अगला नेक्स्ट ईयर लगाएंगे तो आप नहीं लगाएंगे। एलएलएम की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह पीएचडी में 3 साल कंप्लीट हो गए, 14 साल लग रहा है, तो आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इफ देयर एनी रिजर्व सीट फॉर द विक्टिम फैमिली ऑफ द ब्लास्ट ऑफ 8 अगस्त, यस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 15 से 20% स्कॉलरशिप है उनके लिए। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट प्रोजेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन? प्रोजेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको इसके जो यूआरएल है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको ये जो यूआरएल आपको नजर आ रहा है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने यहाँ पर मजीद इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ये इनकी ऐड है, ये आपको ऐड नजर आ रही है। अगर आपको कोई मजीद सवाल हो तो आपने सिंपली कॉन्टेक्ट एस वाले की जगह पे जाकर ये इनके फोन नंबर, सेल फोन नंबर, इनका हर चीज यहाँ पे, एड्रेस, इनकी ईमेल, हर चीज यहाँ पे गिवन है। आप इनसे भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका इस सब्र के लिए, आपकी इस पेशेंस के लिए। आपने मेरी इतनी देर बातें सुनी जिसमें मैं कई बार अड़ भी गया था, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सीरियसली आपका सब्र है कि आपने मेरी वीडियो देखी, और कोई भी मसला हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।